हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अम्बाला में इस लेवल पे हम एक लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हुए हैं। इसका जो श्रेय है वो हमारी डायरेक्टर डॉक्टर सोनिका सेठी जी को जाता है। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियां। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पहले ही हमारे इवेंट में हमारे पूरे देश से जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर माधव कौशिक जी दिल्ली से आए हैं। अभी हमने सुना मैडम मंजरी जी को, तो और भी लोगों को हम दिन भर सुनेंगे। और हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि अभी मैडम ने हमारे पैनलिस्ट का परिचय करवाया, डॉक्टर पाल कौर जी, डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया जी। मैडम पाल कौर जी बहुत बड़ा नाम है पंजाबी साहित्य में, और डॉक्टर कनौजिया जो हड्डियां ठीक करते करते लोगों की और कब कविताएं, कहानियां, उपन्यास और ये सब में आगे वो हम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे जो सेशन का जो शीर्षक है वो है इंक टू इम्पैक्ट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप साहित्यकार भी हैं जैसा अभी परिचय करवाया, इसके साथ साथ आप टीचर भी हैं, और हरियाणा की सबसे प्राचीनतम जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ कॉलेज SJN कॉलेज, वहाँ पे आप HOD पंजाबी आप रिटायर हुए हैं। आज का ये जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो AI भी आ गया, उसमें जो प्रिंटेड वर्ड है, जो छपा हुआ शब्द है, उसकी आज भी कितनी प्रासंगिकता है और कितनी ज़रूरत भी है। हमारे जो साहित्य प्रेमी इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं, और ख़ासतौर पे हमारे जो बच्चे हैं, उनके साथ आप साझा कीजिए। हाँ जी सैनी जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। मैं सोनिका सेठी जी और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि लिटरेरी तौर पर सोए हुए अम्बाले को जगाया होगा। अम्बाला में अच्छे बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं अभी भी हैं, और कभी भी ऐसा प्रोग्राम जो है नहीं किसी ने सोचा और ना ही हुआ। मैं पत्रकार, आप भी हो, मेरे को जब साहित्य अकेडमी का अवार्ड अभी दिसंबर में अनाउंस हुआ, तो किसी भी अम्बाला की लोकल अखबार ने कवरेज नहीं दी, इसलिए अम्बाला बहुत ज़्यादा सोआ हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो डॉक्टर सोनिका सेठी और उनकी टीम, रियर्स, सबको मुबारकबाद, और मैं दुआ करती हूँ कि ये हर साल होता रहे और इससे बेहतर हो, और ये पूरा हॉल जो है रीडर्स और ऑथर्स से भरा हो। ये मेरी दुआएं हैं। धन्यवाद। तो आपका जो सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मैं आपसे पूछती हूँ कि जिसके साथ ही आर्टिफिशियल लग गया तो उससे क्या डरना, हम तो ओरिजिनल है। और उसके पास जो वर्ड आप कह रहे हो कि प्रिंटेड वर्ड, मैं उससे भी पहले कहती हूँ जो रिटन वर्ड है, रिटन वर्ड से के बाद आता है प्रिंटेड वर्ड, और उसके बाद आता है आपका गूगल, किंडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका बेस तो हमेशा से ही रिटन वर्ड रहेगा। उनके पास जो जितनी भी नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, इनके पास वो सारी पहले जो काम हुआ है रिटन वर्ड से, उसी से ही उनके पास उसकी जानकारियाँ आती हैं।
इसलिए वो काम हमें, हम जो काम कर रहे हैं वो तो चलेगा, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। और फिर जो है बड़े बड़े ऐसे मुहिम आई, डेथ ऑफ ऑथर, डेथ ऑफ हिस्ट्री, डेथ ऑफ पोइट्री, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये दुनिया है, जब तक इंसान महसूस करता है, जब तक उसके वो दुख सुख को महसूस करता है, लिटरेचर, रिटन वर्ड कहीं नहीं जाएगा। धन्यवाद मैम। डॉक्टर राजेंद्र कनौजे जी, आपका सबसे पहले तो अम्बाला में बहुत बहुत अभिनंदन। अम्बाला में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप नॉर्थ इंडिया के तो सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट के डॉक्टर। हेलो। पीजीआई में तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बिल्कुल सिरे लगा आदमी होता है वो पीजीआई जाता है, और हड्डियों के तो कई बार एक्सीडेंट्स में ऐसी होता है, चूरा बना होता है हड्डियों का, उसको आप ठीक करते हैं। तो ये सौभाग्य है जी, जो आपका प्रोफेशन है, उसके बाद ये जो आपका शौक है, साथ साथ जो साहित्य का है, इनका कैसे आप तालमेल में बिठा पाते हैं? और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई? क्या स्कूल टाइम से हुई, कॉलेज टाइम से हुई, या प्रोफेशन में आने के बाद हुई? देखिए, मैं पीजीआई चंडीगढ़ में जो मेरा काम है उसको मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और वो काम एक जटिल प्रक्रिया है, और जिसका हम निर्वहन वहाँ के जो भी रूल हैं उनके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। जहाँ तक मेरे साहित्य की बात है, हर किसी का साहित्यकार अगर जो इस समय साहित्य रचना कर रहा होगा या जो अब भी कर रहा है, हर किसी का साहित्य उसके बचपन से शुरू होता है। बचपन का माहौल, उसके आसपास का परिवेश, उस समय की कहानियाँ, कविताएं, यदि वो उसके साथ साथ चलने लगती हैं और वो उनको साथ रखता है, तो जरूर वो एक दिन साहित्यकार बनेगा। मेरा एक चीज़ जरूर मानना है कि जो बचपन में बच्चों को जो परिवेश मिलता है, मुझे याद है मेरे पिताजी आईएएस थे, और वो मेरे लिए, उन्होंने एक न्यूज़पेपर वाले को रेगुलर बोल दिया था कि इसको 2 किताबें रोज मिल रही हैं हिंदी की, जो ये 2 दिन में ख़त्म करके और तीसरे चौथे दिन वापस कर देगा। तो मैं अपने कोर्स के साथ साथ उनको भी पढ़ता था, जो समझ में आता था, और 2-3 दिन के बाद मेरे फादर पूछते थे क्या पढ़ा इसमें से, क्या याद कुछ समझ। तो वो समय था जब हमारा समय था, बहुत सारी कहानियों की किताबें, छोटी छोटी कहानी, बच्चों की किताबें छपा करती थी। उस समय का दौर था जब हमने लिखना शुरू किया। मेरी पहली जो याद है मुझे, जो मेरी पहली कविता है, वो मैं कहीं 5वीं 6वीं में रहा हूँगा तब छपी थी। उसके बाद से मैंने लगातार लिखा, मैं लिखता रहा, और मेरी सभी देश के बड़ी पत्रिकाओं, विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ, कविताएं, लेख सभी कुछ छपे, और आज मैं आपके साथ इस मंच पे हूँ। कहते हैं कि जो सबसे पहली रचना होती है वो दिल के बहुत करीब होती है। अगर आपको याद हो तो वो रचना हम सुनना चाहेंगे। पहली रचना दरअसल ये बात थी कि मैं परिवार के साथ मुंबई पहली बार गया था, और परिवार में हम जब समुद्र के किनारे थे तो मैंने वैसे ही पिताजी से पूछा कि ये सागर खारा क्यों होता है, जिसका जवाब वो पिताजी आमतौर पर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा नमक मिला होता है या ऐसा। तो वो सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा, और उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। उस समय मैं 8th में था और हाफ पैंट पहन के स्कूल जाता था। तो एक कहानी थी जो मैंने स्त्री पुरुष के रिश्तों पे लिखी थी। जो रिश्ते, सागर बनता तो नदियों से, पर वो खारा आगे जाके कैसे हो जाता है, वो कहानी मैंने लिखी थी कि स्त्री पुरुष का जीवन बड़ा खूबसूरती से शुरू तो होता है, पर आगे जाके कुछ तो होता है जो आपस में रिश्ते खराब होते हैं, पता नहीं, जो भी हो। वो कहानी लिख के मैं अपने उस आकाशवाणी इलाहाबाद के में गया। मैंने कहा कि मैंने कहानी लिखी। उस समय युवाणी प्रोग्राम आज भी आता है युवाओं के लिए, उसमें मैंने दिया। उन्होंने कहा अगर आप डायरी रख सकते हो तो रख दो, हम पढ़ लिख के देख लेंगे कि अगर ये अच्छी है तो देख लेंगे। कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन आया कि ये कहानी अच्छी है और आप सुना सकते हो। मुझे लगता है कहानी सुनाने का आकाशवाणी में मेरा जो प्रारंभ था
वो वहाँ से था। उसके बाद मैंने आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए 10 नाटक लिखे, कहानियाँ सुनाई, बहुत कुछ किया मैंने आकाशवाणी इलाहाबाद। आगाज बहुत अच्छा हुआ। मैडम पालकौर जी, डॉक्टर साहब ने बात की स्त्री पुरुष के संबंधों पर, उन्होंने एक कहानी लिखी। आपने नारी विमर्श पे बहुत काम किया है। अमृता प्रीतम जी के जीवन पर एक आपकी पुस्तक है। तो ये जो नारी विमर्श का जो आइडिया था, क्या आपने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर माधव कौशिक जी ने, कि ये लेखक वही हो सकता है जो दूसरे का दर्द महसूस कर सके। आप तो खुद भी क्योंकि एक नारी है, और हमारे इस पंडाल में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा संख्या जो है, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे जो ऑथर्स ऑल ओवर कंट्री यहाँ पे पधारे हैं, ज़्यादा महिलाएं हैं। तो मैं वो जो विचार आपके हैं नारी के लिए, वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ साझा करें। पंजाबी थोड़ी गल का जवाब देंगे। हाँ जी, स्वागत। क्योंकि मैंने कई बार पूछा जाता है कि ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च या ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च जो नारी विमर्श या नारी चिंतन कितों शुरू होया। मैं क्या करती हाँ कि इहदा जोड़ा पहला सबक सी वो मैनू अपने घर चों अपने फादर तो मिलिया। क्योंकि मेरे फादर एक जदों कोई फैसला करन दी गल आउंदी सी तो उदों कहंदे हुंदे सी कि मुर्गी दे वांग दित्तियां सवेर नहीं हुंदी। मुर्गी दे वांग दित्तियां सवेर नहीं हुंदी, मुर्गा ही वांग देगा तो सवेर होगी। ये मेरे को ये ट्रिगर था, और मेरी जिद थी कि अब तो मुर्गी की वांग से ही सवेर होगी। नारी विमर्श क्या है? नारी चिंतन, नारीवाद क्या है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले अपने मुताबिक ले सकें, अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकें। हम जो पहने, हम जो खाएं, हम जहाँ चाहें रह सकें, हम जहाँ जो काम करना चाहें वो कर सकें। यही है नारीवाद। आपने क्यूरियोसिटी जगा दी है, जिज्ञासा आपने पैदा कर दी है। तो जो इस आपकी बात को परिभाषित करती है, ऐसी कोई कविता हमारे साथ साझा करें जिसमें ये जो जज्बात जो आपने बोले हैं, आप मुर्गी से आज बांग दिलवाएं, ठीक है, ताकि सवेरा हो सके। ये एक मेरी किताब का ही नाम था, हुण नहीं मरदी निर्मला। निर्मला जो है वो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, तो उसका नाम है। तो उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है, क्योंकि हम जो सोसाइटी का जो रूट है उससे हम तो बाहर आ गए, पढ़े लिखे हैं, अपनी जॉब की। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वो थोड़ी ठीक है, बड़ी आसान हो गई है। अभी मैं उस लेवल पे जाके ये बात कर रही हूँ, रूट लेवल पे, कि गुलाब जी खिड़ी आई है अज निर्मला। सुनहरी कढ़ाई वाला सूट, गोटे किनारी ते घुंघरूआं वाली चुन्नी, लाल हरियां चूड़ियां नाल कोहणियां तक भरियां बावां, मैच करदी सैंडल पाई आई है तैयार किते विआह ते जाण लई। जी नहीं कीता अज कि मांजे ओ भांडे ते फेरे ओ झाड़ू, घरों शुरू हुंदी शाम तक भजदी, रोज यही तां करदी है निर्मला। इस पिंड दे मत्थे ते उसरिया ए फ्लैट जगत,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਹਨੇਰਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾ ਵਰਦੀ ਬਣੇ ਗਾਰਡ ਤੇ ਕਈ ਧੋਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਢੋਂਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਖੜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੇ ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੇ ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਮ। ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਖੱਟੂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਪੜ ਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਕਦੀਰ ਆਪਣੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਭੱਜਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ। ਤੇ ਪਤੀ ਵਿਟਰ ਬੈਠਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਮਾੜੀਆਂ। ਕਿ ਪਤੀ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਮਾੜੀਆਂ। ਖੜਦੀ ਅੜਦੀ ਲੜਦੀ ਨਿਰਮਲਾ, ਕਿ ਖੜਦੀ ਅੜਦੀ ਲੜਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਬ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਬ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੇ ਬਾਲ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ मैं मारना अपना आप, इंज नहीं मैं मारना अपना आप। आपने नारी की खास तौर पे जो निम्न वर्गीय नारियां हैं उनकी स्थिति का बहुत अच्छे से आकलन किया। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आप, क्योंकि इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है एक बहुत धार्मिक ऐतिहासिक नगर है हिंदुस्तान का, वहाँ से आप आते हैं और अपने जीवन काल में आपको बहुत बड़ी बड़ी साहित्यिक हस्तियों से मिलने का, आपको तो बचपन से मैं देख रहा था तो बचपन से ही आपको मौका मिला, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ बड़े बड़े नामों से मिलने का। तो संक्षेप में कुछ संस्मरण अगर आप हमारे साथ साझा कर पाएं। जी, इलाहाबाद उस समय जब मैं पढ़ रहा था तब साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी था। बड़े बड़े साहित्यकार उस समय इलाहाबाद में अनेकों कार्यक्रम में जाया करते थे। मैं उस समय स्कूल में शायद 8th या 9th में रहा होऊंगा, तब हमारे यहाँ एक स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रतियोगिता हुई। तो हमारे स्कूल के हिंदी के टीचर ने कहा कि आप एक लाइन है उस पर लिखिए, इस माटी से तिलक लगेगा। तो उस समय मेरा एक फ्रेंड होता था, उस समय उसने उस पर लिखा जो भी, मैंने कहा मैं अपने तरह से लिखूंगा। वो दौर था जब फूलन देवी और बड़े बड़े इस तरह के नाम थे जो देश में बड़ा तंग कर रहे थे लोगों को, और भी बहुत सारे नाम थे। तो मैंने जो लिखा मैंने उसमें थोड़ा रिवर्स में लिखा, उल्टा लिखा, इस माटी से तिलक लगेगा। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ऐसी माटी, जो अब मुझे बहुत याद नहीं है कि तो उस पे जब प्रतियोगिता का जब फाइनल हुआ तब वहाँ लेखक और नाटककार राम कुमार वर्मा जी, जो बहुत बड़ा नाम था, वो आए। उन्होंने कहा कि ये आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आगे चलकर जो कविताएं या कहानियां जो सुनी जाएंगी वो हमेशा वो सुनी जाएंगी जो देश के प्रति प्रेम दिखाती हैं। आपका प्रेम है उसमें, लेकिन वो आपको दिखाता है कि आप प्रेम अपनी, तो उन्होंने मुझे वैसे बताया। फिर एक बार मुझे अपने एक कार्यक्रम में महादेवी वर्मा जी से इनाम लिया मैंने, और मुझे वो इनाम मिला उनसे। तो ये चीज़ें बहुत सारी यादें हैं जो बड़े बड़े जो उस समय के कथाकार थे, कहानीकार थे, मैं उनसे मिलता रहा। मैं दिल्ली में जब रहा तो दिल्ली में भी मुझे बड़े लेखकों का सानिध्य मिला, जैसे राजेंद्र यादव जी से मैं अक्सर मिला करता था। अक्सर वो मेरी कहानियाँ लेते थे और हंस में वो छाप दिया करते थे कि हाँ ये कहानी अच्छी है,
इस कहानी में ये बदलाव होना चाहिए। तो ज्ञानोदय, हंस या ऐसे में मैंने काफ़ी कहानियाँ उस समय लिखी और छापी। बीच में जब मैं मेडिकल में आया तो मेरे लिए एक समस्या थी कि ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और मैं दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता। मेरे पिता ने मुझे, जब मैं 10th में पहुंचा तो एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं उस समय मेडिकल की तैयारी कर रहा था और उन्होंने कहा दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। तो पहला है कि आप अपना कैरियर बनाओ। ये चीज़ें, ये तो आप लिखना तो आपके अंदर है, वो लिख सकते हो। तो मुझे काफ़ी दिनों तक लिखना पढ़ना बंद करना पड़ा और मैं मेडिकल की पढ़ाई करके जो कुछ भी करता रहा, आज आप सबके सामने हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन आर्मी के कर्नल भी जिनकी कमांड में रहते हैं उनका इशारा हो गया है कि 5 मिनट बचे हैं, उससे मेरे ख्याल 4 ही बचे होंगे। तो मैडम, एक बात जो जहन में आती है, खासतौर पे हमारा जो युवा वर्ग है, उस बात को लेकर बड़ी दुविधा में रहता है कि आइडियोलॉजी के स्तर पे, जैसे आज भी सुबह हमारे कीनोट स्पीच में भी इसका जिक्र हुआ कि आइडियोलॉजी कैसी होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, लिबरल हो, जिसमें गुंजाइश हो नए आइडियाज की, या फिर ऐसी जो फनेटिक हो। पर देखने में ये आ रहा है कि जो कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, और जो उदारवादी होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मैं ऐसा मानती हूँ कि जो फनेटिक आप कह रहे हैं कि जल्दी मशहूर हो जाते हैं मन, लेकिन ऐसे 2 तरह के राइटर हमेशा से रहे हैं, और जो इतिहास है उसमें वही राइटर्स जिंदा रहते हैं जो लोगों की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, और जो लिबरल हैं, जो लिबरल आइडियोलॉजी पे, जो लिबरल आइडियोलॉजी जिसको हम राइट लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है वो भी कह देते हैं। तो राइट लेफ्ट की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी की बात है। जब हम ह्यूमैनिटी को किसी एक धर्म, एक जात से बांध देंगे तो वो फनेटिक हो जाता है। वो कभी भी हम उसको जो है ना सेहतमंद साहित्य नहीं कह सकते। तो उसको तो हम एक सिरे से जो है वो नकार देते हैं, वो रद्द करने योग्य है ऐसा साहित्य जो कोई नफरत पैदा करे। नौजवानों के लिए हम ही ने ज़मीन तैयार करनी है, सो हमारा राइटर्स का ही फर्ज बनता है कि हम लिखें, जो इतनी बातें जो हवा में तैर रही हैं हम उनके बारे में लिखें, और नौजवान पीढ़ी जो है वो उसको पढ़े। नौजवान पीढ़ी जो आजकल सिर्फ एक रील जो है वो कई बार हमारी आइडियोलॉजी पे छा जाती है। जो नौजवान पीढ़ी है, हिस्ट्री की कई बातें चल रही हैं, अब हिस्ट्री, वो सही हिस्ट्री हम अगर नौजवानों को पढ़ाएं तो वो सारी बातें, औरंगजेब क्या था, उसने क्या किया, या पर और लोग क्या थे, ये चीज़ें जो हैं ये ऑथर हमेशा कर सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जुगनी सुनी आपने, जुगनी एक फॉर्म है, एक सॉन्ग है जो एक्चुअली जब ब्रिटिश राज्य था तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, क्वीन एलिजाबेथ ने एक, जो उनके 25 इयर्स हो गए उनके ब्रिटिश राज्य को, तो उन्होंने जुबली मनाई थी, सिल्वर जुबली। तो वो हर शहर में जाके सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हो रही थी, और उसके पैरेलल में 2 पंजाबी सिंगर्स खड़े हुए जो उस जुबली, उनको समझ नहीं आ रहा, अनपढ़ थे, उनका विष्णा और मांडा उनका नाम था।
तो उनको जुगली नहीं पता अभी जुगली क्या होती है। उन्होंने जुगली को जुगनी बोला और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनके जो जुल्म था उसके खिलाफ वो सॉन्ग उन्होंने लिखे। ये तो बाद में जोड़े गए, जुगनी जावड़ी पटियाले जिते रेशमी नाले, ये ऐसे साथ साथ जुड़ता गया। लेकिन जो उन्होंने गाया वो था पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया। बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया, कैद में भी डाला गया। लेकिन उनकी जुबली के पैरेलल जो उन्होंने जुगनी गाई उसने लोगों के अंदर एक जो जज्बा था वो भर दिया। राइटर हमेशा एक पैरेलल सिस्टम के पैरेलल एक आइडियोलॉजी खड़ी करता है और वो उसको करनी चाहिए, ये उसका धर्म यही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कहीं तो सवाल लेने Any question, please? Any question from anyone? Yes, Vidya, you again? Okay, all yours. अच्छा, there's a one. Can we give her a chance? हाँ बेटे, किनसे पूछना है? मैम से, सर से? सर से, okay. Sir, my question is, जैसे आपके पास मेडिकल की स्टडी थी, वो काफी डिफिकल्ट होती है। We all आगे आ जाओ मेरा बच्चा। वापस दे देना। Sir, my question is जी बेटा। कि आपको पता है मेडिकल की स्टडी कितनी डिफिकल्ट होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो कभी ना कभी हमारा दिमाग तो क्रिएटिव है, तो वो जो विचार जो हमारे पूरे दिन में होते हैं हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि उसे हम लिखें, है ना, उसको हम समेटें। तो एक टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बता दीजिए। That question always reminds me myself. So जब भी मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि कविताएं अपने आप को लिखा लेती हैं। आप बेटे आगे आओ। कविताएं आपको मजबूर करती हैं कि आप उनको लिखें। उनका कोई वक्त नहीं होता। हो सकता है रात में आपको याद आए एक लाइन और आप कहीं लिख के और लेस हो जाए और सुबह उसको पूरा करें। कविताएं या गजल की जो भी पंक्तियां हैं वो हमेशा आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती हैं और वो जरूर आपको मजबूर करती हैं कि वो लिखना ही होगा। जैसे मैं भी पढ़ता था और मैंने जैसे बताया कि बीच में मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता था, तो मैं कागज के किसी एक ओर पे कहीं कोने में लिख देता था। या जब मैं थोड़ा मुझे लगता था मैं भी थक गया हूँ तो मैं उसी मेरी बड़ी सारी जो मेरे लिटरेचर या मेरी जो थ्योरी की बुक्स हैं, जो मेडिकल की जो बड़ी हैवी जो मैं पढ़ता था, जैसे केमिस्ट्री है पढ़ रहे या आप जैसे मेडिकल में कुछ पढ़ रहे, तो मेरे जो कॉपी में कहीं पे एक ड्राइंग भी बनी होती थी या मैं कहीं कुछ लिख देता था। जैसे कविताएं आपको लिखा देती हैं और कहानियां आपको अपने आप बनानी पड़ती हैं। कहानियां तुरंत नहीं लिखाती। कहानियां एक तरह से एक खिचड़ी है जिसको पकाना होता है, एक पुलाव है जिसको कि एक दाने पूरे जब तक नहीं हो जाएं वो पुलाव पक्का नहीं होता। कविताएं हमारे मन से आती हैं, कहानियां हमारे दिमाग से आती हैं। Interaction later on. एक सवाल मैं कर सकता? मेरा सवाल मैडम पाल कौर जी से है। मैडम, आपने जीवन में अकेले रहने का फैसला किया, शादी नहीं की। Sir, can we take it? Our students are also there. Sir, my request, my sir. I'll be very, very thankful to you. Ma'am, I hope it's not. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are running over time. Yes, ma'am. Just a short observation on the two speakers whom I have known personally. Dr. Kanodia चंडीगढ़ में जाने माने हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरीज को हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। और पॉल ये पाल कौर कहती है, इसको मैंने तब से देखा है जब ये 15 साल की थी और वो तब से ही पोइट्री लिख रही है। और ये जो बच्चे हैं इधर, इनको मन में रखना पड़ेगा कि if you want to be a writer you have to start right now, don't wait. She was 15 years old and I remember the poem that she read out from the stage. She was 15, mind you. She said, मेरे कन्ना विच बज रही है मेरे अंजम में बच्चियां दी चीख। Oh my God. Yes, that was it. Thank you, ma'am. That was wonderful. Before I proceed, sir,
सर्जन हैं, तो जब वो सर्जरी करते होंगे तो कविता तो दिमाग में आएंगी। कहते होंगे ओ हड्डी तुझे कैसे काटूं, इधर ले जाऊं या उधर काटूं। सर, और मुझे उम्मीद है प्लास्टर पे आप पेंटिंग करके भेजते होंगे, बंदा आधा ठीक वैसे ही हो जाता होगा। एंड ऑल फॉर मैम राइटली सेड, आप ये भी कहना चाहिए जोड़ू या ना जोड़ू हड्डी। नहीं सर, जोड़ के छोड़ेंगे। एंड पाल कौर मैम ने जैसे बोला मुर्गा बांध देता है, हाँ मैम जरूर देता है। वो मेरी चाय कितने है, जल्दी ले आओ। एक आपसे गुजारिश है, 2 मिनट दीजिए। माधव सर की एक बड़ी प्यारी कविता है, वो मुझसे सुनने की गुजारिश कर चुके हैं। 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइनें, आपका टाइम लेना चाहता हूँ। तो कविता तो 1 मिनट में खत्म। हाँ थोड़ी, ये मैं लेके आया था, उनके लिए लेके आया था मैं। ये बच्चों के लिए भी है। लाइब्रेरी में एक रात, कितना पढ़ लिख गई होगी ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। कितना पढ़ लिख गई होगी ये लाइब्रेरी, किताबों का कुछ तो असर आया ही होगा। शायद शायर या कहानीकार बन गई होगी लाइब्रेरी, क्या पता रोज रात महफिलें सजती हों और किताबें लाइब्रेरी की अध्यक्षता में गजल भी सुनाती हों। किसी रात लाइब्रेरी में गुजार कर देखो, किसी रात लाइब्रेरी में गुजार कर देखो, पन्ने फड़फड़ाते होंगे। किसी रात लाइब्रेरी में गुजार कर देखो, पन्ने फड़फड़ाते होंगे। सारे हॉल में आवाजें गूंजती होंगी, इरशाद इरशाद शुक्रिया शुक्रिया, क्या बात। लाइब्रेरी गूंज उठती होगी तालियों और ठहाकों से। किताबें जी लेती होंगी अपनी भी जिंदगी, किताबें जी लेती होंगी अपनी भी जिंदगी। अक्षर कूदते होंगे मेजों पर चढ़कर, अक्षर कूदते होंगे मेजों पर चढ़कर। वाक्य शब्द प्रश्न और उत्तर सब गलबहियां करके नाचते होंगे। तस्वीरों में दिखते पन्नों की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा में सांस लेते होंगे। तस्वीरों में दिखते लोग पन्नों की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा में सांस लेते होंगे। किताबों को खोलकर तस्वीरों में दिखते हाथी घोड़े चिड़िया मोर मंत्री संतरी सब पूरी लाइब्रेरी का चक्कर लगाते होंगे। मोर बिना बात का नाचता होगा, मंत्री उसे हर बात पर डांटता होगा। कौआ हंसता होगा मंत्री पर, संतरी बताता होगा साहब अब मंत्रालय छिन गया। कौआ हंसता होगा मंत्री पर, संतरी बताता होगा साहब अब मंत्रालय छिन गया। बहती होगी पछुआ की हवा, घिरते होंगे मेघ के बादल, लेकिन बरसते होंगे तो किताबों के पन्ने छोड़कर, लेकिन बरसते होंगे तो किताबों के पन्ने छोड़कर कल के लिए रख देते होंगे पन्ने, किताबों के पन्ने मोड़कर। पूरी लाइब्रेरी इंतजार करती रहती होगी एक नई रात का, क्योंकि रोज रात लाइब्रेरी में केवल हवा बहती है तो जागती है। मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने को दे। हाँ ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि रोज रात लाइब्रेरी में केवल हवा बहती है तो जागती है सोती हुई किताबें। इतिहास की किताब में सोए तमाम नायक निकलकर चहलकदमियां करते होंगे। सेनाएं इतिहास की किताबों का उपहास कर उड़ाती हुई खिड़कियों से बाहर झांकेंगी और सैनिक पूछेंगे महाराज क्या युद्ध समाप्त हो गया। सैनिक पूछेंगे महाराज क्या युद्ध समाप्त हो गया। सेनाएं इतिहास तमाम नायक निकलकर चहलकदमियां करते होंगे। सेनाएं इतिहास की किताबों का उपहास उड़ाती हुई किताबों से बाहर झांकेंगी और सैनिक पूछेंगे महाराज क्या युद्ध समाप्त हो गया। क्या हम उतार देंगे भारी भरकम कवच तलवार ढाल बूट और ये तुर्रे वाली टोपी और सो जाए। सोते सोते महाराज आवाज लगाएंगे, सॉरी, सोते सोते महाराज आवाज लगाएंगे ज्यादा दूर मत जाना, ज्यादा दूर मत जाना। बहुत से देशों में अब भी युद्ध जारी है। ज्यादा दूर मत जाना, बहुत से देशों में अब भी युद्ध जारी है। किताबों की हद में रहो,
किताबों की हद में रहो। अब युद्ध तलवार से नहीं मिसाइल से लड़े जाते हैं। लोग तो सड़कों पर हमारा नाम लिखकर हमें भूल गए, लेकिन युद्ध से हमें क्या, जो मारा जाएगा वो जरूर इसी किताब में लौट कर आएगा। इतिहास की किताब में जो मारा जाएगा वो जरूर इसी किताब में लौट कर आकर अपना हाल बताएगा। तब सुन लेना, अखबार पर धड़ाधड़ बदलेगी खबरें। सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है। देखो वो शायरी, किस्से, कहानी और किताबों में दफन किरदार महफिल को छोड़कर चले गए। सुबह होने वाली है। देखो वो शायरी, किस्से, कहानी और किताबों में दफन किरदार महफिल को छोड़कर चले गए। जो गीत थे, कहानियां थी, फिर नई आ जाएंगी छप छपाकर इसी लाइब्रेरी की महफिल में। सैनिक बूट उतार कर सोने चल पड़े, आपस में बात कर रहे हैं। हम तो सैनिक हैं, यदि बाहर निकले तो फिर किसी युद्ध में झोंक दिए जाएंगे। हम तो सैनिक हैं, यदि कहीं बाहर निकले तो फिर किसी युद्ध में झोंक दिए जाएंगे। मारेंगे या मरेंगे, लौट कर वापस यहीं आएंगे। रक्त रंजित इतिहास किसको पसंद आता है? रक्त रंजित इतिहास किसको पसंद आता है? भूला हुआ कल तकलीफ बहुत दे जाता है। भूला हुआ कल तकलीफ बहुत दे जाता है। May I request Sonika ma'am and Balram Saini sir to honor the panelists, please. Yes, look here, please. Yes, look here.